साथियों नमस्कार। साथियों, आईबीए के साथ में यूनियंस की पीएलआई और मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम में सुधार बाबत एक मीटिंग 18 अप्रैल 24 को हुई थी और उसके मिनट्स के बारे में एक वीडियो मैंने 23 अप्रैल 24 को अपलोड किया था। तो साथियों, उस मीटिंग में ये सहमति बनी थी कि जो 31/3/23 की पीएलआई है उसका एरियर भुगतान किया जाए, क्योंकि जो नया द्विपक्षीय समझौता है वो 1 नवंबर 22 से लागू हो चुका है। तो इसलिए 31/3/23 की पीएलआई का जो एरियर बढ़ता है वो बैंकर्स साथियों को भुगतान किया जाए और पीएलआई की जो मैट्रिक्स है उसमें इम्प्रूवमेंट किया जाए और मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम जो बैंकर साथियों को और रिटायर्ड साथियों को है उसमें इम्प्रूवमेंट किया जाए। और उसके बाबत सहमति बनी थी कि इस संबंध में नेक्स्ट मीटिंग यूनियंस के साथ में आईबीए करेगी। तो अभी आईबीए के साथ में यूनियंस की जो मीटिंग 15 जून 24 को हुई है, तो उसमें इन बिंदुओं में जो सहमति बनी है उसके बारे में ये वीडियो मैं आपको बना के और डाल रहा हूं। तो साथियों, ये देखिए, जो यूएफबीयू ने 15 जून 24 की मीटिंग के डिस्कशन के बारे में एक ये सर्कुलर 5/24 17 जून 24 का जारी किया है और इसे मैं वीडियो में संलग्न कर रहा हूं। तो जो इशू है इसमें एरियर इन पीएलआई फॉर ईयर एंडेड 31/3/23, तो इसमें लिखा गया है कि वी टूक अप द इशू ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ एरियर्स डिफरेंस इन PLI amount for the year ended 31/3/23 based on the revised emoluments under the 12th BPS oblique 9th joint note. IBA informed us that wherever it is not paid already, these banks would be so advised. तो इसमें ये सहमति बनी है कि जिन बैंकों ने अभी तक इस एरियर का भुगतान किया नहीं है उन बैंकों को आईबीए शीघ्र ही एडवाइज करेगी भुगतान करने के लिए। तो इसका मतलब जिन बैंकों में ये भुगतान अभी होने से रह रहा है उनमें शीघ्र ही इसका भुगतान हो जाएगा। तो साथियों, ये जो 31/3/23 की पीएलआई का जो एरियर कैलकुलेशन होगा उसका मैंने ये एक्सेल शीट एक अपलोड करी है। देखिए, इसमें 31/3/23 की पीएलआई का एरियर है, इसलिए 31/3/23 की जो ओल्ड बेसिक, क्योंकि इसमें जो प्रिवेलिंग जो पीएलआई स्कीम है उसके मुताबिक आपकी बेसिक पे और डी है, तो इसी को कंसिडर किया जाता है पीएलआई भुगतान के लिए। तो आपकी ओल्ड बेसिक और उस पे जो मार्च 23 को आपको डीए मिल रहा था, मार्च 23 को जो ओल्ड डीए आपका मिल रहा था वो 588 स्लैब था और 41.16% था। तो इस दर से जो है इसमें कैलकुलेशन करके, और जैसे मैंने ये एग्जांपल दिया है, और उसके बाद में अब जब नई उसकी जो कोरेस्पोंडिंग नई बेसिक है और उस पे जो 31/3/23 को जो रिवाइज्ड रेट से जो नए सेटलमेंट की दर से जो डीए होगा वो 9.40% होगा। तो मैंने जैसे इसमें 2-3 एग्जांपल डाले हैं जिसकी ओल्ड बेसिक 95,120 है, तो उसकी रिवाइज्ड 127,980 बेसिक हो जाएगी। और इसका जो यदि 5 दिन की पीएलआई है और 5 दिन की पीएलआई पे इनको जो डिफरेंस अमाउंट मिलेगा ये देखिए 956.45 रुपये मिलेगा। 10 दिन की पीएलआई है तो उस पे इनको एरियर जो डिफरेंस मिलेगा वो 1,912 रुपये मिलेगा, और 15 दिन की पीएलआई है तो इनको एरियर डिफरेंस 2,869 रुपये मिलेगा। साथियों, इसमें जो एरियर डिफरेंस मिलेगा वो बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं बढ़ने वाला है। उसका रीज़न ये है कि जो अपनी ओल्ड बेसिक होती है और डीए होता है, तो जब बेसिक बढ़ जाती है तो उधर डीए कम हो जाता है। तो यानी टोटल बेसिक और टोटल डीए में कोई बहुत ज़्यादा, मतलब टोटल बेसिक और डीए जो ओल्ड और न्यू में अगर हम डिफरेंस निकालेंगे तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है, इसलिए इसमें
बहुत ज़्यादा एरियर बढ़ने वाला नहीं है। आप देखिए कि जो सभी स्टाफ में 29th स्टेज पर जो बंदा है, यानी 29th का मतलब नो स्टेगनेशन नो स्टेगनेशन लेने के बाद भी उसकी जो ओल्ड बेसिक है 37,145 है और नई बेसिक 49,920 है। तो देखिए इसका मैंने कैलकुलेशन करके डाला है। इसको अगर 5 दिन की पीएलआई है तो जो एरियर अमाउंट बनेगा मात्र 363 रुपये। 10 दिन की पीएलआई है तो एरियर अमाउंट बनेगा मात्र 726 रुपये और 15 दिन की पीएलआई है एरियर अमाउंट बनेगा मात्र 1,089 रुपये। और जो एक क्लरिकल स्टाफ का मैंने डाला है जो 29th स्टेज पर है, यानी 9 स्टेगनेशन लेने के बाद में। पुरानी बेसिक इसकी 65,830 है, नई बेसिक 88,600 है। तो इनको अगर 5 दिन की पीएलआई है तो 667 रुपये एरियर बनेगा, 10 दिन की पीएलआई है तो 1,334 रुपये एरियर बनेगा और 15 दिन की पीएलआई है तो 2,001 रुपये एरियर बनेगा। तो एरियर का अमाउंट बहुत ज्यादा नहीं बनेगा, क्योंकि बेसिक पे जो बढ़ती है तो डीए आपका कम हो जाता है। तो टोटल बेसिक पे और डीए जो ओल्ड और न्यू का डिफरेंस निकालेंगे वो बहुत ज्यादा नहीं आता है। हाँ, एक चीज है इसमें स्पेशल अलाउंस, क्योंकि स्पेशल अलाउंस में सैलरी रिवीजन के समय जो लोड का जो काफी अमाउंट है स्पेशल अलाउंस में चला जाता है। और स्पेशल अलाउंस एक भारी भरकम कंपोनेंट अपने सैलरी के कुल जो कंपोनेंट्स हैं उसका एक बड़ा हिस्सा स्पेशल अलाउंस हो गया है और वो स्पेशल अलाउंस पीएलआई में कंसीडर नहीं किया जाता है। तो इसलिए साथियों 31/3/23 का जो एरियर भुगतान होगा वो राशि कोई बहुत ज़्यादा मिलने वाली नहीं है। अब इसमें जो दूसरा इश्यू था यूनियन का वो था कि पीएलआई की मैट्रिक्स में इम्प्रूवमेंट किया जाए। तो ये देखिए जो इसमें मिनट्स की कॉपी है, इसमें पीएलआई की जो मैट्रिक्स में इम्प्रूवमेंट के बारे में जो चर्चा हुई है तो उसमें मतलब इसमें लिखा गया है, देखो कि मॉडिफिकेशन किस तरह से इसमें कहा, इन दिस बैकग्राउंड द इशू वाज डिस्कस्ड बिटवीन आईबीए एंड द यूनियंस एंड इट हैज बीन एग्रीड दैट द पीएलआई formula can be modified by which PLI can be paid based on emoluments ranging from 5 days to 15 days instead of present 5, 10, 15 days. This would mean that the PLI amount would be 5 days wages, 6 days wages, 7 days wages, etc. up to 15 days based on the revised matrix. It has also been agreed that PLI can be decided based on 8 parameters: increase in CASA deposit, non-interest income, total business of the bank, profitability, ROA, ROE, government scheme, SMA account, and reduction in NPA, out of which banks can decide to adopt any 5 of these parameters every year, looking to their core strength, priorities, etc., and fix up the matrix in consultation with the unions based on the combined marks of the 5 parameters decided by each bank each year. PLI would be decided and paid ranging from 5 days emoluments to 15 days emoluments. और यूनियन ने ये भी लिखा है कि वी हैव सजेस्टेड दैट इंक्रीज इन लॉन्स अंडर एसएमई प्रायोरिटी सेक्टर मे आल्सो बी कंसिडर्ड as a criteria. It has been agreed that the modified formula would be applicable from the year ended 31/3/24 and hence accordingly banks would decide the PLI as above. तो अभी तक PLI का भुगतान 31/3/24 के लिए बैंकों के द्वारा नहीं किया गया है। तो इसमें जो सहमति बनी है, जो नई मैट्रिक्स पर सहमति बनी है साथियों, मोटा मोटा जो ये है कि पहले जो पैरामीटर्स थे, ये देखिए मैंने जो एक्सेल शीट डाली है उसमें लिखा है ओल्ड पीएलआई स्कीम और न्यू पीएलआई स्कीम। तो ओल्ड पीएलआई स्कीम में जो पैरामीटर केवल ऑपरेटिंग प्रॉफिट में इंक्रीज का था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर 5 to 10% इंक्रीज हो तो 5 दिन की पीएलआई मिलती थी, मोर देन 10 to 15% इंक्रीज हो तो 10 दिन की पीएलआई मिलती थी, और मोर देन 15% इंक्रीज हो तो 15 दिन की पीएलआई मिलती थी। ये YOY बेसिस पे था। लेकिन इसमें एक कंडीशन थी कि देयर वाज कंडीशन ऑफ अचीविंग नेट प्रॉफिट फॉर पीएलआई 10 डेज एंड 15 डेज। अगर 10 दिन और 15 दिन की पीएलआई लेनी है तो उसमें आपकी बैंक का नेट प्रॉफिट भी होना चाहिए। केवल ऑपरेटिंग प्रॉफिट में इंक्रीज से आप 10 दिन और 15 दिन की पीएलआई के हकदार नहीं होंगे। तो
देखिए 3 कैटेगरी थी, 5 दिन, 10 दिन और 15 दिन। लेकिन अब ये कहते हैं कि 5 दिन का भी मिल सकता है, 6 दिन का भी मिल सकता है, 7 दिन का भी मिल सकता है। यानी 5 दिन से और 15 दिन तक ये प्रत्येक जो भी इसमें डेज आते हैं उस डेज के लिए मिल सकता है। इसका मतलब 11 इसमें टेबल्स हो गई। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 टोटल 11 टेबल हो गई। और जो पैरामीटर पहले केवल ऑपरेटिंग प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट का था, ये पैरामीटर जो है 8 हो गए इसमें। इंक्रीज इन कासा डिपॉजिट, नॉन इंटरेस्ट इनकम, टोटल बिजनेस ऑफ द बैंक, प्रॉफिटेबिलिटी, आरओए ऑब्लिक आरओई, गवर्नमेंट स्कीम, एसएमए अकाउंट, रिडक्शन इन एनपीए। और इसमें फिर ये कंडीशन डाल दी गई है कि बैंक्स कैन डिसाइड टू अडॉप्ट एनी 5 ऑफ दीज पैरामीटर्स एवरी ईयर एंड फिक्स अप द मैट्रिक्स इन कंसल्टेशन विद द यूनियंस। तो बैंक्स अपनी प्रायोरिटीज के हिसाब से, अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से 5 पैरामीटर चूज करके और जो है उसके बेस पे एवरी ईयर मैट्रिक्स फिक्स अप कर सकता है विद कंसल्टेशन देयर यूनियंस। और उसके बाद में जो भी पीएलआई 5 दिन से और 15 दिन के बीच में जितने डेज की जो है बनती है वो भुगतान कर सकता है। इसमें साथियों मैं ये कहना चाहूँगा कि जो पीएलआई मैट्रिक्स में जो सुधार की बात हुई है तो उसमें यूनियन को ये भी रखना चाहिए था कि अभी तक जो पीएलआई के भुगतान के लिए सैलरी के केवल बेसिक पे और डीए जो है 2 ही कंपोनेंट जो है कंसिडर किए जाते हैं। क्योंकि स्पेशल अलाउंस जो है सैलरी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, एक बड़ा कंपोनेंट है। तो स्पेशल अलाउंस को भी पीएलआई भुगतान के लिए कंसीडर किया जाए तो इससे सभी बैंक साथियों को लाभ मिल सकता है और पीएलआई का अमाउंट जो है बढ़ सकता है। तो साथियों ये दूसरा इश्यू था। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट इश्यू था वो था मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम में किस तरह से इम्प्रूवमेंट किया जाए। क्योंकि मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम जो है सर ऐसा है कि ये स्कीम का जो वर्किंग एम्प्लॉइज है उसका प्रीमियम तो बैंक द्वारा भुगतान किया जाता है, लेकिन जो रिटायर्ड साथी हैं उनको भुगतान उनके द्वारा स्वयं बियर किया करना होता है। तो उसमें जो इस समय प्रिवेलिंग स्कीम है उसमें अभी प्रीमियम जो है काफ़ी ज़्यादा आता है। उस प्रीमियम को किस तरह से कम किया जाए तो उसमें सुधार के लिए यहाँ डिस्कशन हुआ है। जबकि एक चीज़ ये भी उल्लेखनीय है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज सीजीएचएस में कवर होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। तो उसमें यानी जो उनका आउटडोर के जो एक्सपेंसेस होते हैं वो भी मतलब उसमें कवर हो जाते हैं। आउटडोर की जो मेडिसिन्स है वो भी उनको मतलब उपलब्ध हो जाती है और उसके लिए उनको अपनी पॉकेट से कॉस्ट बियर नहीं करनी होती है। जबकि यहाँ बैंक रिटायर्ड एम्प्लॉयज को जो मेडिकल इंश्योरेंस का पैसा है वो अपने पॉकेट से बियर करना होता है। तो इसके लिए जो डिस्कशन हुआ है उसमें देखिए इसमें लिखा है ये अगले साल जो 24-25 में जो स्कीम इम्प्लीमेंट होगी उसके लिए डिस्कशन है कि सिंस द करंट पॉलिसी फॉर रिटायरी वुड एंड बाई 31/10/24 एंड पॉलिसी फॉर इन सर्विस एम्प्लॉय ऑफिसर वुड एंड बाई 30/11/24 देयर इज नीड टू रिन्यू द सेम। Hence the issue was discussed in the meeting. Having regard to the premium for the retirees which is increasing year after year, it was suggested that there can be a combined policy for retirees and in-service employees officers with uniform coverage which would expectedly result in reduction in premium for the retirees. We have further suggested that for the in-service employees officers there can be additional coverage or treatment of critical illness. We have also suggested that the buffer coverage can be reviewed provided that any uncovered amount would be reimbursed by the management of each bank. Suggestions like reverting to reimbursement scheme and adopting SBI scheme etc. would be taken up later at the same requires detailed study of cost benefit etc. तो साथियों इसमें
तीन चीजें मुख्य है। देखिए, एक चीज तो ये है कि ये सजेशन यूनियन की तरफ से दिया गया है कि कंबाइंड पॉलिसी लिया जाए रिटायर्ड एम्प्लॉयज के लिए और इन सर्विस एम्प्लॉयज के लिए, ताकि उसकी कॉस्ट कम हो, जो प्रीमियम है वो कम आए और उससे रिटायर्ड साथियों को जो है बेनिफिट हो। क्योंकि इन सर्विस एम्प्लॉयज का तो प्रीमियम वैसे भी बैंक को ही बियर करना है, तो रिटायर्ड साथियों को प्रीमियम कम हो जाएगा और उन्हें प्रेजेंट जो स्कीम है उसके मुताबिक जो प्रीमियम है वो अपनी पॉकेट से पे करना होता है। और दूसरा जो इसमें इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि बफर कवरेज को जो है रिव्यू किया जाए। तो साथियों, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि जहाँ कभी क्रिटिकल इलनेस आ जाती है या ऐसी बीमारी आती है जिसमें खर्चा बहुत ज्यादा होता है और जितना कवरेज लिया जाता है 4 लाख का 8 लाख का, वो भी कम पड़ जाता है। तो उस स्थिति में जो बफर कवरेज लगभग 100% दिया जाता है, तो इसमें ये हो कि इस तरह से हो कि यदि कोई गंभीर किस्म की बीमारी किसी साथी को हो गई तो उसको अपनी पॉकेट से बियर न करना पड़े, इस तरह की व्यवस्था मैनेजमेंट करे। और जो तीसरा इसमें जो है एसबीआई स्कीम को अडॉप्ट करने की बात हुई है। साथियों, जो बताते हैं कि एसबीआई में स्कीम मेडिकल इंश्योरेंस की है, उसके मुताबिक एक मुश्त प्रीमियम जो है देना पड़ता है और उसके बाद में होल लाइफ के लिए जो है वो इंश्योरेंस स्कीम उसमें लागू हो जाती है। तो ऐसी कोई स्कीम सभी बैंकों में लागू हो, इस बारे में भी चर्चा नेक्स्ट मीटिंग में की जाएगी। तो साथियों, जब भी नेक्स्ट मीटिंग होगी और कोई डेवलपमेंट होंगे तो मैं आपको अपडेट करूंगा, और तब तक के लिए धन्यवाद।